हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वाली बुक से पढ़ाऊंगा जो कि है भारत में प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों, जो इसका पहला चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर है जो भारत की शैक्षिक संरचना में प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन होती है जिसमें हम बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की जो भी शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं वो होती है भाई प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, भारत में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, जो छोटे छोटे बच्चे हो वो पढ़ना लिखना सीख सके। ठीक है, और उसके बाद में जो भी वो समस्या अपनी समाधान कर सके। और उसके बाद में दोस्तों अगला आता है कि इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009। भाई 2009 आरटीई जो है वो 2009 में आया था। ठीक है, लेकिन जो ये लागू हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। तो इसके उद्देश्य है वो है 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, और पास के मोहल्ले में दाखिला यानी जो भी स्कूल जैसे कि बच्चे यहाँ पर रहता है और इसके आसपास जो भी स्कूल है और उसके आसपास के जो भी स्कूल है वहां पर उसको क्या दाखिला दिलवाना है। ठीक है, और निजी स्कूलों में 25% रिजर्वेशन सीट, ये कहते हैं भाई आरटीई। ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 में आई थी। वो कहती है कि जो भी प्राइवेट स्कूल है वहां पर जो 25% सीट रिजर्व है किसके लिए, जो भी गरीब बच्चे हैं और उसके बाद में जो भी समाज में वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए 25% सीट रिजर्व है। फ्री एजुकेशन सरकार ने जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देने का वादा किया और जो कि भी देती भी है। ठीक है, और यहाँ पर नो फिजिकल पनिशमेंट। ठीक है, किसी बच्चे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई अगर करता है तो उसको दंड देते हैं। ठीक है, और क्लास रेशो, अगर हम आरटीई के हिसाब से अगर बात करें तो क्लास रेशो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि आजकल के स्कूलों में ऐसा होता नहीं है, बात ही कुछ और है। गुणवत्ता सुधार, ठीक है, लाइक फर्नीचर और स्पोर्ट्स। ठीक है, अब गुणवत्ता सुधार में हम बच्चों को अच्छी चीजें देनी है। ठीक है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे जो भी खेलने के सामान है हमने वो भी अच्छे प्रोवाइड करवाने, जिससे कि क्या हो कि बच्चे का जो भी है सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा है वो राष्ट्र निर्माण में किस तरह से अपना बेस बना के चलिए। ठीक है, मान लो कि हमें कोई मकान खड़ा करना है, मकान खड़ा करते हैं तो क्या होगा, जो उसकी नींव है एकदम से मजबूत रखते हैं, जैसे कि जो भी हमारी ऊपर जाने वाली बिल्डिंग है, ठीक है, वो क्या है, गिरे ना। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी मजबूती है वो कहां पर होनी चाहिए, नींव पर होनी चाहिए। जब नींव अच्छी हो जाती है तो ऊपर जब भी मकान कितना भी बड़ा खड़ा कर दो तो उसका बेकार नहीं होता जल्दी। सेम यहाँ पर होता है, अगर बच्चे को अगर हम काका का नहीं सिखाएंगे, आ से नार नहीं सिखाएंगे तो उसको हिंदी पढ़ना कहां से आएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों को हम बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और उसका व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास। ठीक है, जब भी बच्चे को हम प्री एजुकेशन, ठीक है, यानी प्राथमिक एजुकेशन सिखा देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका सर्वांगीण विकास होने लगता है। उसको आ से अनार आ जाता है तो इससे हिंदी पढ़ना सीख जाता है, एबीसीडी आ जाएगा तो इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है भाई, अगर हिंदी वगैरह सीख जाए, सवाल वगैरह करना सीख जाता है। ठीक है, उसको बेसिक नॉलेज हो जाती है। सामाजिक चेतना का विकास, दोस्तों जो पहला जो बच्चे का स्कूल होता है या पहला जो उसका घर होता है तो जो पहला उसका समाजीकरण होता है वो कहाँ पर होता है भाई, उसका होता है घर में। उसके बाद वो चला जाता है अपने स्कूल में या फिर चले जाता है अपनी आसपास की सोसाइटी में, जहाँ पर उसका समाजीकरण हो जाता है। जब वो जाएगा स्कूल में बच्चा, तो वहां पर देखा होगा आपने कि स्कूल में बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी अलग अलग सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, तो उनके साथ जो भी बच्चा गया है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सभी इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उन्हें क्या सामाजिक चेतना का विकास होता है और आर्थिक प्रगति की नींव। ठीक है, अब आर्थिक प्रगति की नींव भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बच्चे को हम शुरू से आर्थिक रूप से समझाएंगे तो जब वो इकोनॉमिक रूप से अच्छा एक नागरिक बन जाएगा। जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, ठीक है, और किसी के पास सीमित संसाधन है और किसी के पास है ही नहीं। अब बताओ, किसी के पास तो इतने पैसे हैं कि वो सामान जितना टीचर ने मंगाया उससे कई गुना ज्यादा लेकर के आ रहा है। वहीं तो एक बच्चा ऐसा है कि उसको सामान लाने के लिए भी मतलब खाना नहीं खाना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा, देखो लोकतंत्र की मजबूती, एक अगला इसमें है लोकतंत्र की मजबूती। जब किसी देश में प्राथमिक एजुकेशन अच्छी होगी, बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो उस देश में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो जब कल को वो अच्छे नागरिक बनेंगे तो जिससे क्या होगा, डेमोक्रेसी को संभालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी को संभालेंगे तो जब ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो डेमोक्रेसी कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा और सशक्तिकरण। ठीक है, जब बेसिक एजुकेशन क्या करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी करती है। ठीक है, और उसके बाद सशक्तिकरण, समावेशन को भी इससे क्या बढ़ावा मिल जाता है और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास। जो प्राथमिक शिक्षा है उसका ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, चलिए समझते हैं। प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो कैसे गुरुकुल में होती थी। ठीक है, गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वहां पर वो पढ़ना लिखना, ठीक है, और अपने चरित्र का निर्माण करते थे, धर्मशास्त्र के बारे में सीखते थे। ठीक है, और उसके बाद में कुछ और तरीके की चीजें जैसे कि सम्मान करना, ठीक है, और नैतिक वैल्यू जो भी चीजें होती है। ठीक है, सब कहाँ से सीखते थे, गुरुकुल में। ठीक है, और उसके बाद आता है फिर भाई मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं मुस्लिम शासकों का प्रभाव आ जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं मुस्लिम लोग और उनका फिर हो जाएगा यहाँ पर प्रभाव। और यहाँ पर जब इन लोगों का प्रभाव हो जाएगा फिर उसके बाद जो एजुकेशन है कहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे, मकतब और मदरसे में। ठीक है, जिनके मदरसे और मकतब ये करवाते हैं भाई प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा है, फिर ये लोग करवाएंगे। और उसके बाद में जो ये लोग हैं
ये लोग सिखाते हैं कि कुरान, अरबी, फारसी, गणित इत्यादि विषय पर ये लोग क्या जोर देते हैं। वही हिंदू समाज में पाठशालाएं प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, ठीक है। मध्यकाल में भी क्या हिंदू समाज में पाठशालाएं थी और उसके बाद बेसिक एजुकेशन को क्या बढ़ावा दे रही थी, ठीक है। और एजुकेशन कैसी थी भाई, फिक्स थी और गर्ल्स की एजुकेशन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश काल के, जब अंग्रेज आ जाते हैं उसके बाद शिक्षा का स्तर कैसा हो जाता है। तो शिक्षा का स्वरूप भाई तेजी से एकदम से बदल जाता है और वही 1813 के चार्टर एक्ट के बाद शिक्षा के लिए धन समाई किया गया, ठीक है। 1813 में एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट। उसके बाद में जो भी शिक्षा है, जो भी एजुकेशन, उसके लिए क्या धन इकट्ठा होने लगा, ठीक है, जिससे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन की वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है। और 1835 में मैकाले का मिनट आया जिसने अंग्रेजी शिक्षा को क्या दिया, बढ़ावा दिया, लेकिन वही इसने हिंदी को नकार दिया, ठीक है। जिससे कि जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो भी हिंदी जो लोग सीखते थे उनके लिए तो बेकार ही रही, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में। तो जो राष्ट्र निर्माताओं ने शिक्षा को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ दिया, ठीक है। जब इसको जोड़ा तो इसमें इन्होंने जोड़ने के पीछे रीजन ये रहा होगा कि जब बच्चे को स्वतंत्रता, जब भी देश में लड़ाई हो रही है, तो अगर हम शिक्षा को अगर उस जगह जोड़ देंगे तो क्या होगा, बच्चे में शुरू से ही उत्साह, ठीक है, एक जोश एक पैदा हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्र पर अपनी भावना पैदा हो जाएगी, ठीक है, कि ये हमारा राष्ट्र है और हमें इसमें क्या ध्यान देना है। और हम बात करते हैं फिर महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी ने बोल दिया था एक रूल, जो कि है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। जो भी बच्चे को सिखाओ वो करके उसको आना चाहिए, यानी करके बच्चे को सीखना। और उसके बाद गोकुलदास काबड़ी आयोग, हंटर आयोग, सेंट्रल आयोग ने शिक्षा को क्या किया, मजबूत किया और जनता तक इसकी क्या पहुंच हो गई, ठीक है, शिक्षा की, यानी हर किसी के लिए शिक्षा फ्री और अनिवार्य हो गई, ठीक है। और उसके अंदर गर्ल्स एजुकेशन को भी क्या बढ़ावा मिला। दोस्तों इसके आगे के टॉपिक हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों चलिए समझते हैं अब इस वाले टॉपिक को, जो कि हमारा शुरू हो जाता है भारत में प्राथमिक शिक्षा की संरचना, ठीक है। अब हम समझेंगे जो भारत में प्राथमिक शिक्षा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जो भारत में जो कोई प्राथमिक स्तर यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन भी है, ठीक है, जो कि होती है 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें आ जाते हैं भाई क्लास, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह। उसके बाद दोस्तों आता है प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी एजुकेशन, जो कि होती है पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक की एजुकेशन, ठीक है। और इसका उद्देश्य होता है इस वाले प्राइमरी एजुकेशन का पढ़ना, लिखना, गणना करना इत्यादि चीजें बच्चों को सिखानी है, भाषा कौशल का भी उनका विकास करना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा एक कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक जो भी चीजें सीखता है, उसी के आधार पर उसी को नींव मानकर रखते हुए, यानी उसी की नींव बना करके आगे की क्लासों की जो भी स्टडी होती है उसको पूरी करता है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों समझ लेते हैं कि स्कूल के मॉडल क्या होते हैं, ठीक है। स्कूल के वही 3 मॉडल होते हैं, एक तो होता है सरकारी मॉडल यानी सरकारी मॉडल, और दूसरा होता है निजी मॉडल, ठीक है। और उसके बाद में है वैकल्पिक मॉडल, ठीक है। तो सरकारी मॉडल जो होता है वो चलाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर पंचायत के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये सरकारी में कौन कौन सी क्लासेस आ जाती है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ठीक है। ये सीनियर सेकेंडरी को भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, सरकारी। और निजी भी सेम ऐसे काम करता है संस्था। इसको जो निजी विद्यालय होते हैं यानी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, निजी होते हैं, ठीक है। यानी कोई संस्था उनको चला रही होती है या कोई एक स्पेसिफिक एक आदमी चला रहा होता है, ठीक है, या कोई ट्रस्ट वगैरह चला रहा होता है। जो इनमें या नेशनल करिकुलम, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल करिकुलम को ये लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हाई फीस देते हैं। फीस क्या इनकी हाई है, लेकिन उसके साथ साथ गुड क्वालिटी भी है, ठीक है। हाई फीस, गुड क्वालिटी, ठीक है, सर्विस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों वैकल्पिक मॉडल, ठीक है। वैकल्पिक मॉडल में वो वाले स्कूल आते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी के जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए ये वाले स्कूल बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बच्चे या अन्य बच्चों के लिए भी उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन जो इसको पहले वैरायटी दी जाती है वो दी जाती है भाई सरकारी स्कूल जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो इनको कंट्रोल करता है केंद्रीय विद्यालय को, वो कौन करता है, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद में ऑल इंडिया इक्वल करिकुलम, ठीक है, जो भी अदर स्कूल में जो भी चल रहा है सिलेबस वही यहाँ पर भी चलता है, ठीक है। उसका दूसरा स्कूल आ जाता है इसमें नवोदय विद्यालय। ये स्कूल जो है ये होते हैं ग्रामीण बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी बच्चे अपना पढ़ना लिखना चाहते हैं, भविष्य अपना बढ़िया से बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। और उसका इनमें जो ये नवोदय विद्यालय इसमें जो सिलेक्शन होता है बच्चों के, यानी जो इसमें एडमिशन होता है बच्चों का, वो होता है भाई मेरिट बेस पे, ठीक है। अगर आपको अगर 6th एडमिशन लेना है तो आपकी जो मेरिट है वो देखी जाएगी कि आपने 5th क्लास में कितना स्कोर किया, ठीक है। तो इसमें इस तरह का होता है। और यहाँ पर देखो नो फीस और बट गुड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर फीस ना के बराबर लगती है, लगती भी नहीं है कोई कुछ क्लासों में, ठीक है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो 1 नंबर है, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे प्राथमिक शिक्षा में प्रशासन, ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, ठीक है। देखो केंद्र सरकार की नीतियां और कार्यक्रम, ठीक है, जो कि चलाती है सर्व शिक्षा अभियान चलाया जो इसने 2001 में। इसका उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों को संपूर्ण मात्रा में एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बच्चा समाज से वंचित नहीं रहना चाहिए, जिससे कि वो
पढ़ ना पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। उसके बाद में आरटीई आती है भाई 2009, इसको कौन लेकर के आया? सरकार लेकर के आया, एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आया, ठीक है, जिसमें कि बच्चों को कहा गया कि आप बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, और हर जो भी निजी स्कूल होते हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें 25% जो सीट है वो पहले से रिजर्व है वंचित वर्गों के लिए, ठीक है, या फिर गरीब बच्चों के लिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मिड डे मील स्कीम भी गवर्नमेंट लेकर के आई, जिससे क्या हो बच्चों को एक पोषक तत्वों की मात्रा, संपूर्ण मात्रा मिलती रहे, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई में एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। और उसका निपुण भारत मिशन, इसमें क्या है बच्चों को कौशल आधारित लर्निंग करवाएगी, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि जब बच्चों को कौशल आधारित लर्निंग करवाते हैं तो वो खुद करके चीजें वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आता है राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और एससीईआरटी। ये दोनों क्या होता है? देखो पहले समझते हैं एससीईआरटी। एससीईआरटी क्या करता है? पाठ्यक्रम का निर्माण, ठीक है, ये क्या करता है? सिलेबस तैयार करता है, करिकुलम तैयार करता है। एससीईआरटी ये ना हर स्टेट का अलग अलग होता है। दिल्ली एससीईआरटी, ठीक है, आंध्र प्रदेश एससीईआरटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश एससीईआरटी, राजस्थान एससीईआरटी, ये हर जगह का अलग होता है। और ये एससीईआरटी जो होता है वो करवाता है टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये करवाता है टीचर ट्रेनिंग। और उसके बाद जो एससीईआरटी है उसके बाद में इन सभी का क्या करता है? निरीक्षण भी करता है, देखभाल निगरानी भी करता है। और एससीईआरटी जो है वो क्या करता है? बुक पब्लिश भी करता है, ठीक है। आपने पहले देखा होगा जो पहली क्लास से 5वीं तक की जो भी कक्षाएं होती हैं उनमें एससीईआरटी की ही बुकें चलती हैं, ठीक है, कहीं कहीं एनसीईआरटी भी चलती है, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी दी जाती है वो एससीईआरटी की बुक्स को दी जाती है, ठीक है। और समझते हैं कि स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी, ठीक है, स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी। स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी, आप लोगों ने देखा होगा कि एसएमसी क्या स्कूल में मीटिंग, ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी के लोग आते हैं, ठीक है, जो कि स्कूल के द्वारा या फिर वो कुछ उनके गुण धर्म देख करके उनको चूज कर लेते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं स्कूल में आकर के किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, स्कूल की जो कमेटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ये लोग प्रिंसिपल साहब है, उसके बाद स्कूल के कई टीचर आ जाते हैं, उसके बाद सोसाइटी के कुछ अच्छे पेरेंट्स को लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं एक मीटिंग तैयार करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मीटिंग बना लेते हैं। मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल को किस डायरेक्शन में चलाना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट कैसे करनी है ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा भला कैसे हो सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि स्कूल प्रदर्शन की निगरानी, ठीक है। अब जो भी स्कूल इतना बड़ा स्कूल है और उसके बाद में स्कूल में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन सभी का तो प्रदर्शन भी तो देखना पड़ेगा, इसलिए एक कमेटी बनाई जाती है जो कि क्या काम करती है? स्कूल में प्रदर्शन की निगरानी करती है, ठीक है। और एक अगला टॉपिक है कि इसमें स्कूल विकास योजना यानी एसडीपी, ठीक है, एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्या करती है कि जो भी स्कूल का किस तरह से विकास करना है, कितनी तेजी से विकास करना है, ये सब कौन तैयार करता है? ये करता है स्कूल विकास योजना, ठीक है, एसडीपी, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक इसमें एक और है कि सामुदायिक सहभागिता, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में स्कूल है, अब सोसाइटी के लोग ही अगर स्कूल में अगर जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी उन्हीं के आ रहे हैं तो जाकर के अपने हित रखेंगे, ठीक है, अपने बच्चों की समस्या रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पाते हैं टीचर के सामने, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा? सहयोगात्मक शक्ति का भी बच्चों में भी विकास होगा और उसके बाद में स्कूल और जो कम्युनिटी है उनके बीच में भी अच्छे रिलेशन बने रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी चुनौतियां क्या है, प्राथमिक एजुकेशन में चुनौतियां क्या है। तो सुलभता यानी पास स्कूल नहीं है, ठीक है, आज ग्रामीण स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे को 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में गुणवत्ता, कहीं करप्शन भाई दोस्तों इतना बढ़ चुका है कि जो भी एजुकेशन है उसमें इतना करप्शन है कि गुड क्वालिटी एजुकेशन मिलना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, जो निजी विद्यालय है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका बुनियादी ढांचा इतना बेकार कर दिया है करप्शन वालों ने, ठीक है, यानी जो भी करप्शन करता है, ठीक है, कि उसका लेवल एकदम खत्म कर रखा पूरा। सामाजिक और आर्थिक बात है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक बात है, कभी कुछ इकोनॉमिकल वीक होते रहते हैं, कभी ड्रॉप आउट और एब्सेंट की समस्या। और कुछ बच्चे होते हैं कि स्कूल में एडमिशन करवा लेते हैं और ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है, अपना पूरा सेशन भी कंप्लीट नहीं करते हैं और क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं काम की वजह से, ठीक है, या फिर स्कूल उनको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करता है जैसे कि बच्चे की एक समस्या और उस समस्या को स्कूल वाले अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस बच्चे क्या करेगा? ड्रॉप आउट कर लेगा, ठीक है, वो बोल लेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। नीति का क्रियान्वयन, ठीक है, ये और क्या होता है? नीति का जो नीति है बस बनती है, क्रियान्वयन नहीं होती। अगर क्रियान्वयन अगर हो भी गई, लागू अगर हो भी गई तो क्या होगा? लागू अगर हो जाती है तो उसके बाद में फॉलो नहीं करते हैं कोई, ठीक है। अब देखो चुनौतियों के साथ साथ अवसर क्या है, प्राथमिक एजुकेशन में अवसर क्या है? आरटीई आ जाती है हमारी 2009 में, इसने बहुत ज्यादा बच्चों को एनहेंस करा है, ठीक है, बच्चों की लर्निंग को बहुत ज्यादा ऊपर बूस्ट किया है, ठीक है। उसके अंदर एनईपी आती है 2020, ठीक है, एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जो कि 2020 में आई थी। इसका ये न्यू पैटर्न लेकर के आई 5+3+3+4 CCE, ठीक है, ठीक है, CCE ये है कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, ठीक है। बच्चों का जिस तरह से वो लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें सीख रहे हैं नहीं तो उनके साथ साथ क्या उनका एवल्यूएशन भी होना चाहिए, उनका मूल्यांकन भी यानी उनका आकलन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैश्विक सहयोग, ठीक है, हमें वैश्विक लेवल पर भी क्या शिक्षा को लेकर के सहयोग मिला है, ठीक है, ताकि बच्चे और तेजी से और जल्दी चीजों को सीख सके, ठीक है। और इसका देखो प्ले बेस्ड लर्निंग स्कूल में करवाई जाती है, ठीक है, जिससे कि बच्चों को खेल खेल में हम चीजें सिखा सकते हैं, ठीक है। बाय स्टोरी, ठीक है, बच्चों को आज के टाइम पे इस तरह से सिखाया जाता है कि वो स्टोरी के थ्रू समझे और बच्चे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, एक चीजों को याद रख सके, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, अब बच्चों को प्रोजेक्ट स्कूल में दे दिए जाते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद में
आप समझ जाओगे कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड भी इसीलिए यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद है ये स्मार्ट क्लासरूम। ठीक है, अब देखा होगा कि स्मार्ट क्लासरूम काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक स्कूल में होता है, जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें, जो भी दिल्ली के स्कूल है, ठीक है, उनमें क्या है स्मार्ट क्लासरूम। ठीक है, बाकी का तो पता नहीं, दिल्ली में तो है स्मार्ट क्लासरूम। ठीक है, जो क्या करते हैं बच्चे जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर वो सीखते हैं। ठीक है, स्मार्ट, जो 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं वो स्मार्ट रूम चलाना भी सीख जाते हैं। ठीक है, क्यों है, अगर अच्छा टीचर अगर मिल जाए तो। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग के भी क्या बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं, ये भी क्या ऑनलाइन लर्निंग है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।